आज का हमारा विषय है व्हाट इज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। आजकल ये काफ़ी न्यूज में है कि यूसीसी क्या है, क्यों है, बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे जाके अच्युत अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 मतलब अनुच्छेद 44 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारत के संविधान में, उसके अनुच्छेद 44 में इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक ना, ये जो है कहता है साफ साफ कि आर्टिकल 44 जो आप लोग अनुच्छेद 44 है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ये कहता है, ये हमारे फोरफादर थे जिन्होंने बताया बनाया जब संविधान, तो उनकी भी इच्छा यही थी कि नहीं, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक समान के अधिकार भी होने चाहिए। क्योंकि याद रखना कि एक समान अधिकार भी होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अगर अलग अलग कानून और हम मानने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप लोग धारा 370 की बात कर लो, तो धारा 370 जब तक थी तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वहां पर हिंदू पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर जो SC ST कैंडिडेट थे उनको रिजर्वेशन मिलता ही नहीं था। तो ये इसी तरीके से फिर अन्य जगहों पर भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, जो भी हो। तो अब हम लोगों का जो इतिहास रहा है इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये यही रहा है कि भारत के संविधान में इस बात का मेंशन है। बाबा साहब अम्बेडकर तो सीधे सीधे वो रिजाइन तक कर दिए पंडित नेहरू से इस संदर्भ में विवाद होने पे कि आप यूसीसी लेकर आइए, नहीं ले आए तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जब नहीं आएगा, क्योंकि पंडित नेहरू को कहीं ना कहीं उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था तो फिर थोड़ी दिक्कत तो थी ही। तो अंबेडकर ने उस समय रिजाइन कर दिया था और बाद में आप जानते ही हो कि बहुत सारे लेकर वो चले गए थे, बौद्ध धर्म को भी उन्होंने अपना लिया था। ठीक है, अब इस समय ये न्यूज में क्यों आया है, वाई इन न्यूज, एक्चुअली 14 तारीख को, 14 जून को एक पब्लिक नोटिस इशू कर दी लॉ कमीशन ने। आप ये नोटिस जो है जाकर आप लॉ कमीशन की साइट पर देख सकते हो, देखना लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डालना, और वहां पर आप जब उसका सर्कुलर देखोगे लेटेस्ट न्यूज में, तो वहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने राय मांगी है। अभी ये है नोटिस, ये देखो, ये है नोटिस, ये पब्लिक नोटिस जो उन्होंने जारी की है। आप इस पर, ये यहाँ पर उन्होंने एक आईडी भी दे रखी है, आप अपनी राय बता भी सकते हैं 30 दिन के अंदर कि क्या इसमें क्या होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अभी ओपिनियन मांग रखा है, ठीक ना। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अभी क्यों न्यूज में आ गया है एकाएक से। एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये चीज कोई वो है, कोई नई चीज है। कुछ जगहों पर ये लागू भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं है। गोवा में जो है आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में जो है आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्योंकि गोवा ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक ना, अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इस चीज को अच्छा कहा है कि नहीं ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब देखो, क्या है ना कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है, देखो संपत्ति में भी जो महिलाओं का अधिकार होता है ना, हिंदू कोड बिल साफ साफ कहता है कि नहीं नहीं, अगर किसी इंसान के पास मान लो एक ये पेरेंट की, कोई पेरेंट ए है, तो अब इस पेरेंट के अगर दो बच्चे हैं, एक मान लो गर्ल है एक बॉय है, तो अब पिता की संपत्ति में इन दोनों को 1/2 अधिकार होगा। ठीक ना, लेकिन जो 1/2 अधिकार होगा इसमें, ये साफ साफ बोलता है, हिंदू कोड बिल में साफ साफ है कि अगर अधिकारों की बात की जाएगी तो दोनों को समान अधिकार होगा। ठीक, और शादी और तलाक के लिए तो ये सारे मतलब वहां पे अलग एक पूरा नियम ही पूरा बना रखा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में भी इन चीज़ों को अप्लीकेबल करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि दहेज उत्पीड़न का जो बिल था उसको ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट ने पारित किया था। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि अलग अलग देश, इसी एक ही देश में अलग अलग नियम है कि तलाक किस तरीके से होगा। अब जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं उनके यहाँ तो तलाक आप जानते ही हो कि ट्रिपल तलाक जैसा कॉन्स्टिट्यूट तो अभी इंस्टेंटेनियस
ट्रिपल तलाक को बंद कर दिया, जो तुरंत तलाक तलाक 3 बार बोल के करते थे। बाकी अभी जो उनके जो लंबे प्रोसीजर है उसको मानती है, आज भी उनका अपना अलग ही नियम है, कानून है। ऐसे ही अन्य जात के धर्म के लोगों के साथ भी ये चीजें हैं कि उनका शादी करने का तरीका, तलाक करने का, संपत्ति में उनके बच्चों को कितना अधिकार होगा, तो ये चीजें अलग अलग हैं। अब देखो ये बात आती है जनजातियों के संबंध में, तो अभी तो देखो मुझे नहीं पता, बट मुझको लगता है कि यूसीसी जनजातियों के ऊपर वो किस तरीके से आर्टिकल 371 में इम्प्लीमेंटेशन करते भी हैं। देखो ये 371 भी है एक आर्टिकल, ये जो है ट्राइब्स के और अलग अलग जो भी जो भारत में कुछ विशेष ट्राइब्स हैं उनके बारे में 371 में उनको उनके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनकी संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं ये भारत सरकार इसको कैसे हैंडल करती है। बट मोटी मोटा यही जान लो कि सिविल लॉ के जो मतलब जो हैं उनके बारे में कि किस तरीके से शादी तो हो गई, तो शादी के बाद पति पत्नी अगर अलग होते हैं तो उस समय क्या संपत्ति में किस तरीके से उन किस पर किसका कितना अधिकार होगा, तलाक का क्या नियम कानून होगा, जो शादी के बाद बच्चे रहेंगे उनका अगर तलाक हो जाता है तो उस पर क्या संपत्ति पे उनका अधिकार बनता है। जैसे देखो अभी जो है हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एकदम क्लियर है कि लड़का लड़की का एक समान होता है, जो भी पिता की संपत्ति, याद रखना पिता की संपत्ति पर। अब आओ क्या है नियम, तो मैंने आपको बताया है कि एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट ही है इसमें, जो हमारे यहाँ जो नियम हैं जो अलग अलग जो है क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग हैं। जैसे 370 तो अब तो खत्म कर दिया, 371 की हम अगर बात करें तो 371 जो है 371 जो है, एक सेकेंड, ये जो 371 है हमारा, ये जो है 371 ए, ये जो है नागालैंड के राज्य के संबंध में, क्योंकि नागालैंड में जो नागा हैं और जो कुकी अन्य जो जनजातियां हैं उनके लिए अलग अलग उनका सांस्कृतिक जो नियम रीति रिवाज हैं उनके लिए अलग तरीके से प्रोटेक्शन किया गया है। फिर असम राज्य के संदर्भ में देखोगे तो वहां पर भी 371 बी में इसकी बात की गई है, बी बोलो या ख बोलो, 371 ख में 371 ख ये हो जाएगा बी, या ये इसको बोल लो कि ख। फिर अब देखो इसी तरीके से 371 ग में जो है मणिपुर राज्य के बारे में विशेष संबंध है। याद रखना ये सारे जो राज्य थे जो भारत में जब विलय हो गए तो इनकी अपनी सांस्कृतिक अलग अलग पहचान थी, इस वजह से उनको किया गया था इस चीज को, ठीक। अब इसके जो जो ये आप जब समझ जाते हो कि ये इसमें क्या नियम कानून है, क्या क्या तरीके, आपको बता दिया गोवा में इस चीज को लागू किया हुआ है। और बेसिकली हमारी जो मूल समस्याएं हैं समाज की कि किस तरीके से जो शादी के बाद क्या नियम कानून होंगे, बच्चों के ऊपर क्या किस तरीके से अधिकार होगा, किस तरीके से कौन गोद ले सकता है बच्चों को, क्या जो नियम कानून है, लड़कियों का क्या अधिकार होगा, ठीक ना। इन्हीं सारी चीजों को एक कानून में बांधने की कोशिश करेगा यूसीसी। अभी आता है नहीं आता है वो तो देखना पड़ेगा। देखो अब आगे क्या है कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है एक बहुत जो है धार्मिक बाहुल्य देश है, ये सब कोई जानता है, तो सभी लोगों की राय लेनी चाहिए। अब सभी धर्मों के लोगों की राय लेनी चाहिए, एक ऐसा सहमति से हम ऐसी नियम कानून बनाए जो लंबे समय तक चले। क्योंकि देखो कोई भी कानून बनाने का मतलब ऐसा नहीं होता है, तुमको आपको जानकर आश्चर्य होगी कि पाकिस्तान का संविधान कई बार संशोधित हो चुका, अबोलिश हो चुका, पाकिस्तान एक ढंग का संविधान तक नहीं बना पाया है अपने देश के लिए। कम से कम हमने जो बनाया 1947 1950 से जो भी जब से लागू हुआ है तब से आज तक हम कम से कम मानते तो हैं कि जो हमारा है एक सिंगल संविधान है। उनके यहाँ तो वो संविधान ही नहीं बना पाए हैं अभी आज तक, ऐसा कि उनका संविधान हर 10 साल में चेंज होते रहता है, ठीक। तो हम इसके में एक स्वतंत्र पैनल हो जो सबके सभी धर्मों के बारे में जानकारी रखता हो कि मुस्लिम लॉ में क्या है, सिख लॉ में, या फिर ये बेसिकली पारसी लॉ वगैरह में किस तरीके से वहाँ पे कानून है और किस तरीके से ऐसे कानून को बनाया जाए जिससे समाज में समरसता बनी रहे और सभी लोगों के ऊपर एक नियम हो। ऐसा नहीं कि कोई जो है हिंदू की, मान लो कोई हिंदू की लड़की है, उसको अपने पिता की संपत्ति में 1/2 मिल रहा है, ये हिंदू की लड़की है, और फिर पता चल रहा है मुसलमानों की लड़की हैं तो अब इनके लिए अलग कोड ही बन रहा है, या कोई दूसरी कुछ भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा हो, शायद ये अपने जितना लड़कों को मिलता है ऐसा उसका आधा मिलता है। तो अब उसके बाद से फिर पारसियों के लिए भी, तो जिस 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 धर्म में है कुल मिला जुला के जो हो नियम सब एक समान हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी को एक शादी कोई कर सकता है, आपके नियम में एक से अधिक शादी नहीं, एक से अधिक शादी कभी भी वैलिड नहीं मानी जाती है। तो एक ही शादी की सबके सभी धर्मों के लिए एकदम कंपलसरी हो जाने, आप एक से ज्यादा नहीं शादी कर सकते हो, सभी लोग सिर्फ एक ही शादी करेंगे। डाइवोर्स के भी नियम कैसे होंगे, एक ही होंगे। जो बच्चे
हैं उन पर जो उनमें संपत्ति का बंटवारा हो रहा है एक समान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो रीति रिवाज है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन सारी चीजों को एक समान लाने के लिए कोशिश किया जाएगा। और ये काम जो है लॉ कमीशन जो भी पैनल बनाता है वो करेंगे वो। अब देखो समान नागरिक संहिता का लाभ क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो महिलाओं और बच्चों को होगा, क्योंकि समस्या ये होती है ना, अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम है, कानून है। महिलाओं को दिया तो सबने कुछ ना कुछ अधिकार है, लेकिन देखो अब ऐसा ना हो कि किसी विशेष धर्म से हो महिला तो उसका अलग अधिकार हो, किसी विशेष धर्म का हो तो कोई अलग है। अब यहाँ बार बार नाम लेने की किसी धर्म की जरूरत नहीं है, सबके एक समान अधिकार होने चाहिए। अब क्या होगा उससे, अगर यूसीसी आ जाएगी तो एक देश में एक कानून हो जाएगा, अलग अलग धर्म के कानून अलग अलग ना होकर समान हो जाएंगे एक विषय पर। याद रखना ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुछ भी रहे। एक विषय मान लो शादी का हुआ, बच्चों का हुआ, तलाक का हुआ, और भी जो जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, संपत्ति में किसका कितना अधिकार होगा, गोद लेने के बाद बच्चों का उस पर क्या अधिकार होगा, ये सारी चीजों पर। फिर इससे जो है समान नागरिक संहिता से ये होगा कि जो हमारे जो राष्ट्रीय एकता में जो है वृद्धि होगी। तो ये चीजें होंगी, राष्ट्रीय एकता में फिर वृद्धि होगी। ठीक। अब क्या होगा, इन चीजों को देखो इम्प्लीमेंटेशन करना इतना आसान नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि किसी चीज को कर दिया और तुरंत आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो थोड़ा इसमें समय लगेगा। अब देखते हैं किस तरीके से लॉ कमीशन इस पर करता है। लेकिन एक चीज क्लियर जान लीजिए कि किसी भी कानून को पहले समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसी के बाद कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि एक देश में एक कानून ज्यादा जरूरी है। बस सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी कानून बनाया जाना चाहिए। थैंक यू।